हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन नेवी AA और SSR के रिगार्डिंग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को। यह प्रैक्टिस सेट्स आपका मैथ्स स्पेशल होगा, यानी आपके इस प्रैक्टिस सेट्स में हम जो भी चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं उसके कंबाइंड क्वेश्चंस को दिए जाएंगे। इससे पहले हमने आपके लिए 6 और भी प्रैक्टिस सेट्स को दिया है, तो जिन्होंने उन प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप सभी प्रैक्टिस सेट्स को देख सकते हैं। सभी वीडियोस के PDF को डाउनलोड करने के लिए, इस वीडियो के PDF को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जाएंगे। लिंक पर क्लिक करके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पर PDF की लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो लेक्चर्स की ओर। और वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह के बेहतर और रेगुलर कंटेंट ला सके। अगर आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देते हैं, उतना ही जल्दी आपके लिए और उतना ही ज़्यादा अमाउंट में आपको हम वीडियोस दे पाएंगे। ये सभी वीडियोस आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो भी वीडियोज़ होते हैं वो सभी वैल्यू बेस्ड वीडियो होते हैं, और वो सभी वीडियोज़ में आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस और अच्छे क्वेश्चंस के थ्रू कंसेप्ट आपको सिखाए जाते हैं। और डेफिनेट तौर पे यह जो आपके वीडियोस आज अभी आपको देने वाले हैं, यह भी वीडियोस आपके बेहतरीन लेवल के होंगे, और इसमें भी जो क्वेश्चंस करवाए जाएंगे वो एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे, जिससे कि आपके प्रिपरेशन में वो आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में, और इस आपके क्वेश्चंस में जो भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो आपके कंबाइंड होंगे। तो चलिए देखते हैं किन किन चैप्टर से इसमें आपके क्वेश्चंस हैं। तो सभी क्वेश्चंस को एक बार ट्राई कीजिएगा, नहीं बनता है तो देन फिर सॉल्यूशंस को देखिएगा। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि यह क्वेश्चन आपके बायनोमियल्स थ्योरम से है। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। आपको जो भी मीडियम सही लगे आप उस मीडियम में पढ़ के क्वेश्चन को समझ सकते हैं। क्वेश्चन है, इफ 15cx इज इक्वल टू 15cy एंड x नॉट इक्वल टू y देन x प्लस वाई इज। ठीक है, कहा जा रहा है कि 15cx, ठीक है 15cx, ठीक है क्या है 15cx इज इक्वल टू 15cy। ठीक है, तो यहाँ पे x नॉट इक्वल टू वाई है, तो आपको x प्लस वाई का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो आपने एक पर कंडीशंस को पढ़ा होगा कि अगर आपका NCX इक्वल टू NCY रहे, तो यहाँ पे दो कंडीशन सामने आते हैं। एक तो कंडीशन होता है कि x इक्वल टू वाई रहेगा, जब ये आपको दिया रहा है NCX इक्वल टू NCY, तो यहाँ से हमें दो कंडीशन मिलते हैं, जिसमें कि आपको होता है वैल्यू कि पहला हमें कंडीशन बताता है कि x प्लस वाई x इक्वल टू वाई होगा। ठीक है, और दूसरा कंडीशन में बताता है कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा, n होगा, तभी जो हमारा कंडीशन है NCX इक्वल टू NCY सेटिस्फाई होगा। यानी यहाँ से हमें दो वैल्यू पता चला कि अगर NCX इक्वल टू NCY रहेगा तो या तो x इक्वल टू वाई रहेगा, नहीं तो x प्लस वाई का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, ये ऊपर जो वैल्यू है n उसके बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले ही कह दिया गया है कि x नॉट इक्वल टू वाई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, आपका दूसरा कंडीशन से सेटिस्फाई करेगा, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ऊपर जो वैल्यू है उसके बराबर, यानी कितना है आपका वैल्यू 15 के बराबर है। ठीक है, देखिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि NC अगर बात करें हम 9C6, ठीक है 9C6 का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, बराबर होगा किसके, 9C3 के। ठीक है, देखिएगा कैसे आप इन दोनों का वैल्यू फाइंड करके देखिए, आपको सेम ही आंसर मिलेगा। और आप अगर इससे चेक कीजिएगा तो देखिएगा ये 6 और 3 कितना है आपका, बराबर नहीं है, लेकिन अगर आप 6 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आता है, 9 के बराबर आता है। तो इन दोनों कंडीशन में हमारा जो होता है ये वैल्यू क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। एक तो यह कंडीशन होगा, और एक दूसरा तो आप खुद से समझ सकते हैं कि अगर 8C5 रहे, यहाँ पे 8C5 रहे, तो स्वाभाविक बात है ये खुद में बराबर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये और ये क्या है, आपस में बराबर है। तो ये तो कहने वाली बात है ही नहीं। जो इंपॉर्टेंट बात है वो कि आपका जब भी इस प्रकार से दिया रहे तो नीचे का जो x और ये y रहता है, ये क्या होते हैं, इन दोनों के सम जो होते हैं वो ऊपर वाले के बराबर होने चाहिए। ठीक है, अगर दोनों के सम ऊपर वाले के बराबर हैं तो हम कहेंगे कि ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से आपको आंसर क्या मिला, x प्लस वाई इक्वल 15, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये कंसेप्ट होता है, आपको हमने यहाँ पे बताया है, इसको आप क्या कीजिए, मेमोराइज करके रख लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है, पढ़िएगा। 30PR इज इक्वल टू 21 इंटू 30PR-1, तो आपको r का वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, 30PR इक्वल टू क्या दिया जा रहा है आपको, 21 टाइम्स ऑफ 30PR-1, तो आपको यहाँ से r का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे हम इसे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। इसको तोड़ने का तरीका आपको पता होगा, NPR को तोड़ने का तरीका होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, चलिए इसको तोड़ते हैं। ये आपको हो गया 30 फैक्टोरियल और नीचे हो गया 30 माइनस r का फैक्टोरियल इक्वल टू क्या हो गया, 21 इंटू ये आपका हो गया 30 फैक्टोरियल, नीचे हो गया 30 माइनस r माइनस 1 यानी +1 हो जाएगा, और तो ये आपका आ जाएगा 31 माइनस r का फैक्टोरियल। ये हमने कैसे किया, 30 माइनस r माइनस माइनस +1 इसका फैक्टोरियल, तो 31 माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, हमने डायरेक्ट लिख दिया है, समझ में आ रहा है आपको। चलिए यहाँ से आप देख सकते हैं कि 30 से 30 फैक्टोरियल कट रहा है, ये 30 फैक्टोरियल से 30 फैक्टोरियल कट रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 31 माइनस r का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 21 इंटू
30 माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, नेक्स्ट पेज लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो 31 माइनस आर को अगर तोड़ेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, 31 माइनस आर बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 30 माइनस आर का फैक्टोरियल। देखिए हमने कैसे लिखा, आपको अगर 5 फैक्टोरियल को तोड़ने के लिए कहा जाए तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले 5 को बाहर लिखते हैं और इसको आप 4 फैक्टोरियल लिख देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आपको फिर से इसको तोड़ने के लिए कहा जाए तो आप क्या करते हैं, 5 यहाँ लिखते हैं और इस 4 को पीछे लिखते हैं और इस 4 में से एक घटा के क्या लिखते हैं आप, 3 फैक्टोरियल लिख देते हैं। उसी प्रकार से ये क्या आपका 31 माइनस आर फैक्टोरियल था, तो 31 माइनस आर को क्या किया हमने पीछे लिख दिया और इसमें से एक घटा के 30 माइनस आर का फैक्टोरियल लिख दिया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्या है, इक्वल टू का एक साइन देंगे और ये जो आपका है उसको उतार देंगे। तो ये क्या आपका 21 इंटू 30 माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, कुछ कटेगा वैल्यू, ये 30 माइनस आर से 30 माइनस आर का फैक्टोरियल कट जाएगा, ये हो जाएगा 30 माइनस आर इज इक्वल टू 21। तो आर का वैल्यू कितना होगा, 31 माइनस 21, यानी आर का वैल्यू कितना हो गया आपका 10 हो गया। आर का वैल्यू कितना हो गया आपका 10 हो गया। यहाँ से ऑप्शन मैच करेंगे, आर इज इक्वल टू 10, आर इज इक्वल टू 10, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। नंबर 3 में पढ़िएगा क्या लिखा जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 से एन पी आर अपॉन आर फैक्टोरियल। ठीक है, आपको समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 से एन और एन पी आर अपॉन आर फैक्टोरियल का आपसे वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, आपको पता है कि एन पी आर का तोड़ने का तरीका होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, एन सी आर को तोड़ने का तरीका होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू में एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, ये एन पी आर और एन सी आर को तोड़ने का तरीका होता है। ठीक है, पर आपने बायनोमियल्स थ्योरम में ये पढ़ा होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे तो समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू 1 से एन हो जाएगा और ये आपका एन पी आर को तोड़ेंगे तो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल और पहले से क्या है आर का फैक्टोरियल। तो आप इसको देख सकते हैं ये किसके बराबर है, तो ये आपका एन सी आर के फैक्टोरियल के बराबर है। सॉरी, ये किसके बराबर है, ये सिंपल एन सी आर के बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू 1 से एन सी आर। ठीक है, क्या हो गया, एन सी आर हो गया। चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 3 का आंसर है। हमें इतना पता चल चुका है, हम क्या करेंगे अब आर इक्वल टू 1 से लेकर आर इक्वल टू एन तक इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो पुट करेंगे तो एन सी 1 प्लस एन सी 2 प्लस एन सी 3 अप टू कहाँ तक जाएगा, लास्ट क्या हमें एन तक पुट करना है तो एन सी एन। ठीक है, क्या हो जाएगा एन सी एन हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे इसमें एक नया टर्म को ऐड करेंगे और उस नए टर्म को सब्सट्रैक्ट करेंगे। देखते हैं कौन से नए टर्म को ऐड करते हैं, कौन से नए टर्म को सब्सट्रैक्ट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं ये हम आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे, पहले आप ध्यानपूर्वक देखते रहिए। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एन सी 0 को ऐड करेंगे। ठीक है, और माइनस कर लेंगे एन सी 0 को, इससे ये कट जाएगा, पहले की तरह वैल्यू हमारा मिल जाएगा। ठीक है, हमने ऐसा किया। ठीक है, अब आप देखिएगा यहाँ पे आप देखिएगा कि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा होगा कि 2 टू द पावर n, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि 2 टू द पावर n इज इक्वल टू, आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि 2 टू द पावर n इज इक्वल टू एन सी 0 प्लस एन सी 1 प्लस एन सी 2 प्लस एन सी 3 अप टू कहाँ तक एन सी एन। ये आपने फॉर्मूला पहले से पढ़ के रखा है। तो आप देखिएगा कि अब हमारे द्वारा जो ये एन सी 0 और एन सी 0 का प्लस माइनस किया गया है, इतना करने के बाद ये जो पूरा जो है इतना बड़ा वैल्यू ये आपको 2 टू द पावर n के वैल्यू के बराबर हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको 2 टू द पावर n लिख देंगे और यहाँ पे जो एन सी 0 है उसको हम एन सी 0 लिख देंगे। ठीक है, और एन सी 0 का वैल्यू आपने 1 पढ़ा होगा। कैसे, देखिए एन सी 0 को हम क्या लिख सकते हैं, एन फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल और नीचे एन माइनस 0 यानी एन फैक्टोरियल। ठीक है, ये एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कट गया और 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है तो एन सी 0 का वैल्यू क्या आ जाता है आपका 1 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये 2 टू द पावर n माइनस, इसके जगह हम 1 लिख देंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 टू द पावर n माइनस 1। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, शायद किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। देखिए अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा हम फास्ट बोल रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं या फिर आप नेक्स्ट वीडियो में आप इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम थोड़ा सा स्लो करके बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए तेज़ी में बोलने का मतलब यही होता है कि थोड़ा सा जल्दी कवर हो पाता है और बहुत सारी बातें को जो कहनी रहती है वो आपको एक वीडियोज़ में एक क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको बता पाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे बोलने से क्या होता है कि थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, आप जैसा आपको इच्छा करें, आप अगर चाहते हैं कि थोड़ा स्लो ही बताया जाए तो बिल्कुल स्लो बताया जाएगा, परेशान होने वाली बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए हम जो भी आपको थोड़ा तेज़ी में बोल रहे हैं तो आपको लेकिन समझ में शायद अच्छे से पूरे आने चाहिए। ठीक है, और नहीं अगर समझ में आता है तो फिर बोलने का तेज़ी में या फिर धीरे बोलने का समझाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि ये समझाने के लिए बताया जा रहा है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं समझाने से। ठीक है, तो आपको समझ में अच्छे से जरूर आना चाहिए। आपको समझ में अच्छे से आ रहा है, हर कुछ ठीक लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि हाँ सर सभी कुछ अच्छे लग रहे हैं, सभी चीज़ समझ में आ रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पढ़िए क्या लिखा गया है,
यहाँ पे लिखा जा रहा है कि इफ़ ए टू द पावर एक्स इक्वल टू बी टू द पावर वाई इक्वल टू सी टू द पावर जेड एंड ए बी सी आर इन जी पी देन एक्स वाई जेड आर इन। कहा जा रहा है कि ए टू द पावर एक्स इक्वल टू बी टू द पावर वाई इक्वल टू सी टू द पावर जेड एक कंडीशन है, ठीक है, और ए बी सी क्या है आपके जी पी में है यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो एक्स वाई जेड किस में होगा, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, शायद ऐसा क्वेश्चन आपने पहले भी जब बोर्ड के एग्जामिनेशन दे रहे होंगे तो उसमें आपने सीखा होगा। तो यहाँ पे अगर कोई भी 3 टर्म हमारा अगर जीपी में रहता है, तो अगर ए बी सी क्या है हमारा अगर जीपी में है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ये क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन का कंडीशन होता है, ठीक है। तो हमने इसको ऐसा लिखा, ठीक है, इसको इक्वेशन मान लेते हैं 1। यहाँ पे ए टू द पावर एक्स है इक्वल टू बी टू द पावर वाई है इक्वल टू सी टू द पावर जेड है, हम इसको क्या मानते हैं, के मान लेते हैं, और यहाँ से प्रत्येक टर्म को क्या करेंगे, हम एक एक करके लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम अगर देखेंगे तो ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू के है। तो यहाँ से अगर हम एक्स का वैल्यू फाइंड करें तो ए टू द पावर एक्स इक्वल टू के है, तो यहाँ से अगर हम क्या करें, एक्स का वैल्यू फाइंड करें तो कैसे फाइंड कर सकते हैं बताइए। या फिर चलिए हम काम करते हैं, यहाँ पे एक्स का वैल्यू ना फाइंड करके हम क्या फाइंड करते हैं, ए का वैल्यू निकालते हैं। तो ए का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों साइड 1/x से एक्स के पावर से क्या करेंगे, इसको लगा देंगे, ठीक है। दोनों साइड अगर 1/x के पावर को अगर हम लगाते हैं तो देखिएगा क्या होता है, ए इंटू एक्स इंटू 1/x इक्वल टू के टू द पावर 1/x, ठीक है। ये एक्स एक्स कट गया तो ए इक्वल टू क्या हो गया, के टू द पावर 1/x हो गया, ठीक है। देख सकते हैं कि ए इक्वल टू क्या हो गया, के टू द पावर 1/x। उसी प्रकार से हम बी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वो क्या हो जाएगा, के टू द पावर 1/y हो जाएगा, और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, के टू द पावर 1/z हो जाएगा। हम ए बी सी को क्यों फाइंड करें, क्योंकि हमें एक रिलेशन पता है। हम क्या करेंगे, इन तीनों रिलेशन को उठाकर इसमें पुट करेंगे और देखेंगे कि हमें क्या मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। हमें ए बी सी हमने निकाल लिया है और तीनों को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो बी का वैल्यू कितना है आपका, के टू द पावर 1/y है, तो के टू द पावर 2/y हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पहले से क्या है, स्क्वायरिंग है यहाँ पे। फिर क्या है, ए इंटू सी है, तो ए का वैल्यू क्या है, के टू द पावर 1/x प्लस में इंटू में हो जाएगा 1/x इंटू में के टू द पावर 1/y, तो के टू द पावर क्या हो गया, 2/y हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, के टू द पावर देखिए बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/x प्लस 1/y हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि दोनों साइड क्या है, आपके बेस सेम है तो पावर क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि ए टू द पावर एम अगर इक्वल है ए टू द पावर एन के, तो यहाँ से एम इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एन के बराबर हो जाता है, ठीक है। ये सभी छोटी छोटी चीज़ आपने पढ़े होंगे एक्सपोनेंशियल में, ठीक है। तो यहाँ से हमारा 2/y जो होगा, 2/y जो होगा वो बराबर होगा 1/x प्लस 1/y के, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक कंडीशन सामने आया कि 2 टू द पावर एक्स, सॉरी यहाँ पे y नहीं है, ये क्या है, z है ना, तो z डालना पड़ेगा, z, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, z, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, z हो जाएगा, z, ठीक है। तो 2/y इक्वल टू 1/x प्लस 1/z। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, ये आपको क्या दिख रहा है बताइए, तो 2/y इक्वल टू 1/x प्लस 1/z, ये आपको क्या दिख रहा है, तो ये हमें दिख रहा है आपके कि यहाँ से पता चल रहा है हमें कि एक्स वाई जेड क्या होंगे, आपके HP में होंगे, क्या होंगे, HP में होंगे, ठीक है, क्या होंगे, HP में होंगे। या फिर अगर आप यहाँ से y का वैल्यू फाइंड कीजिएगा, इसको तोड़कर, इसको अगर आप यहाँ पे तोड़कर y का वैल्यू फाइंड करते हैं तो देखिएगा आपको क्या मिलता है, y का वैल्यू आपको मिलेगा 2/y इज इक्वल टू, ठीक है, एक्स प्लस जेड अपॉन एक्स इंटू जेड। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका उलट जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स इंटू जेड अपॉन एक्स प्लस जेड। तो देख सकते हैं कि ये जो होता है आपका, ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, जब आपका एक्स वाई जेड क्या होते हैं, जीपी में होते हैं, सॉरी एचपी में होते हैं, तब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, एक्स वाई जेड जो होंगे वो क्या होंगे आपके HP में हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, HP में होंगे, सॉरी हमने अगर GP बोल दिया है तो सॉरी, ये क्या होंगे आपके HP में होंगे। आपको पता होगा कि जैसे कोई भी 3 नंबर को हमने HP में निकाला है, कोई भी 3 डिजिट होंगे उसको HP अगर GP में दिया रहे तो उसके हम GM को कैसे निकालते हैं, तो B स्क्वायर इक्वल टू AC के बराबर करते हैं। अगर AP में दिया जाए तो क्या करते हैं, दोनों के टर्म को यानी पहले और लास्ट वाले के सम को क्या करते हैं, उसको हाफ कर देते हैं और B के बराबर कर देते हैं, ठीक है। ये कब होता है, AP होता है। जब HP होता है तो क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ पहले वाला और लास्ट वाला टर्म अपॉन पहले वाला टर्म का प्लस टाइम्स फर्स्ट वाले टर्म, ठीक है, यानी पहले वाले टर्म और प्लस साइन और लास्ट वाला टर्म, ठीक है। ये क्या होता है, HP का कंडीशन होता है। सिंपल समझते हैं कि ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। जब HM निकालते हैं किसी भी 3 नंबर का, जब कोई 3 नंबर आपको HP में दिया जाए और उसका आप अगर HM निकाले यानी हार्मोनिक मीन निकालेंगे तो आपको यही कंडीशन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि एक्स वाई जेड क्या होंगे, आपके HP में होंगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। नंबर 5 में पढ़िएगा क्या लिखा जा रहा है।
यहाँ पे है कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट हैविंग 2 माइनस रूट अंडर माइनस 2 इज एज वन ऑफ इट्स रूट्स। तो आपको बताना है कि वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें से कौन सा होगा। हालांकि ऑप्शन जो है इसमें साइन का गड़बड़ी है, प्लस माइनस कुछ दिया ही गया नहीं है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं, ऑप्शन बाद में मैच कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमें एक रूट्स दिया जा रहा है, तो हम मानते हैं कि अल्फा इक्वल टू क्या है, 2 माइनस रूट अंडर माइनस 2, ठीक है। यदि आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर तो आपने पढ़ा होगा कि रूट अंडर माइनस 1 का वैल्यू क्या होता है, आई के बराबर होता है। तो आप इसको 2 माइनस रूट अंडर माइनस 1 इंटू में रूट 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 माइनस ये क्या हो गया, आई के बराबर हो गया, तो ये हो गया आई रूट 2। तो अल्फा का वैल्यू क्या मिल गया, 2 माइनस आई रूट 2। और आपने ये भी पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर एक रूट्स अगर आपका अल्फा माइनस बीटा के टर्म हो या फिर आपका अल्फा माइनस आई बीटा के टर्म में हो, तो दूसरा रूट जो क्या होता है उसका कंजुगेट हो जाता है, यानी अल्फा प्लस आई बीटा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमारा यदि एक रूट्स हमारा यहाँ पे कितना है, 2 माइनस आई रूट 2 है, तो हमारा अदर रूट्स क्या हो जाएंगे, तो बीटा क्या हो जाएंगे बताइए, तो बीटा हो जाएंगे आपके 2 प्लस आई रूट 2, ठीक है। ये हमेशा कंजुगेट पेयर में ही आते हैं, ठीक है। एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक कह सकते हैं कि आपका आप नोट्स में या फिर आपके टीचर ने नोट करके बताया होगा या फिर कुछ अलग से लिखवा दिया होगा आपको, तो ये आपने उसमें पढ़ा होगा, ठीक है, कि हमेशा जो होते हैं कम्प्लेक्स रूट जो होते हैं आपके कंजुगेट पेयर में आते हैं, या फिर इरेशनल रूट जो होते हैं वो आपके कंजुगेट पेयर में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कम्प्लेक्स रूट है तो ये भी कंजुगेट पेयर में आएंगे, तो एक तो 2 माइनस आई रूट 2 है, तो दूसरा 2 प्लस आई रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। और आपने पढ़ा होगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर आपको रूट्स पता रहे तो उनके इक्वेशन को कैसे फाइंड करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या होंगे, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा को अगर ऐड करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से आई रूट 2 और आई रूट 2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ एक्स हो जाएगा, प्लस में अल्फा इंटू बीटा का क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों का क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 2 4 माइनस में, और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 तो प्लस हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4 + 2 कितना होता है 6 होता है, इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये ऑप्शन को आपको चेक कर लेना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। तो हालांकि ऑप्शन में तो साइन ही नहीं है, तो आप किसी को भी ऐसा ऑप्शन बना दीजिए। तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसी को ऐसा ऑप्शन बनाते हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। बाद बाकी ऑप्शन में आप प्लस माइनस कर दीजिए, ठीक है। बाद वाली ऑप्शन में आप क्या कीजिए, प्लस माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्लस माइनस इक्वल टू 0, यहाँ पे माइनस माइनस इक्वल टू 0, यहाँ पे प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है, और इक्वल टू 0। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हमें, अदर ऑप्शन से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमारा आंसर हो गया, हमें पता चल चुका है, और किस तरीके से बनाना है ये हमें पता चल चुका है, ठीक है। याद रखिएगा हमेशा कोई भी अगर आपके कम्प्लेक्स रूट में कोई भी आपके रियल नंबर के एक भी रूट्स प्रेजेंट होंगे तो उसके अदर रूट्स हमेशा कंजुगेट पेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो एक अल्फा माइनस आई बीटा रहे तो आप क्या कीजिए, अल्फा प्लस आई बीटा कर दीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। नंबर 6 में पढ़िएगा क्या लिखा जा रहा है कि इफ़ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड सेक थीटा इक्वल टू √2 प्लस √2 प्लस √2 अप टू इन्फिनिटी तक, देन दी वैल्यू ऑफ tan थीटा। तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन सिंपल ही है, अगर आपने पहले से बनाया होगा तो हमारे और भी अदर लेक्चर्स देखे होंगे इसमें, अगर आपके SSR के ही और अदर प्रैक्टिस सेट्स आपने देखा होगा, पिछले सारे प्रैक्टिस सेट्स को अगर आपने देखा होगा तो शायद ये क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक बार हम क्या करेंगे, इस पूरे वैल्यू को क्या करते हैं y लेट कर लेते हैं, ठीक है, या फिर x लेट कर लेते हैं, क्योंकि x नहीं दिया गया तो हम x लेट कर लेंगे। तो √2 प्लस √2 प्लस √2, ठीक है, इसी तरह अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको x लेट कर दिया। अब दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 2 प्लस √2 प्लस में √2 प्लस में √2 अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि इसको हमने क्या माना है, x माना है। इस पूरे में से अगर हम एक √2 को हटा भी दे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी में से एक टर्म हट भी जाता है तभी वो हमारा इन्फिनिटी ही रहता है। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस ये क्या हो जाएगा सिंपल x के बराबर पहले की तरह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है 6 का आंसर है, इसको आगे हम बनाते हैं। तो एक्स स्क्वायर सभी को एक तरफ बुला लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और क्या होगा -2, ठीक है, -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हम तोड़ते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस का खिलाना है हमें x, तो -2x प्लस x -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है हमारा। तो x कॉमन लेंगे तो x -2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे +1 हो जाएगा, और x -2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x -2 हो गया, और क्या हो गया x +1 हो गया। तो यहाँ से हमें दो वैल्यू मिला, एक तो x इक्वल टू 2 और दूसरा x इक्वल टू -1। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा सेक थीटा है वो क्या होगा, आपके कहने का मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे x को हमने क्या माना है, इस पूरे वैल्यू को माना है, और ये पूरा वैल्यू किसके बराबर है, सेक थीटा के बराबर है। तो यानी हमारा यहाँ जो
टू है एक्स इक्वल टू टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, सेक थीटा के बराबर हो जाएगा, यानी सेक थीटा इज इक्वल टू टू, और दूसरा क्या है सेक थीटा इज इक्वल टू -1, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो थीटा है वो क्या है, एक्यूट एंगल है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ जो थीटा है वो आपका एक्यूट एंगल है। क्वेश्चन में लिखे गए एक एक वर्ड्स जो होते हैं उन सभी के अलग मीनिंग होते हैं, उन सभी के अलग महत्व होते हैं, और आपको ऐसा नहीं सोचना होता है कि ये बिना काम के दिया हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ पे एक्यूट एंगल दिया गया है, इस एक्यूट एंगल का भी मीनिंग है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हमें कहा जा रहा है कि थीटा जो है वो हमारा एक्यूट एंगल है, कहने का मतलब है कि थीटा हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है। एक्यूट एंगल है तो थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो हम थीटा पॉजिटिव वाले को लेंगे, यानी ये जो होगा आपका ये नहीं लिया जाएगा, ठीक है। इस वैल्यू को हम नहीं लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू हमारा कट जाएगा, यानी इस वैल्यू को नहीं लेंगे तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वाला होगा। तो यहाँ से हम इसको उठाते हैं, तो चलिए देखते हैं उठा के इसको। तो चलिए, तो यहाँ से हम थीटा को उठाते हैं, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 के बराबर हो जाएगा। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग करने के बाद दोनों साइड माइनस कर देते हैं 1 से, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 4 इंटू -1, ठीक है, 4 -1। तो ये आपका हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। आपने आइडेंटिटी यह पहले से पढ़ के रखा है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जब आपके 1 के बराबर होंगे तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। तो ये किसके बराबर हो गया आपका, तो ये आपका हो गया tan स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे tan स्क्वायर थीटा, ये 4 -1 इक्वल टू 3। आपसे पूछा जा रहा है किसका वैल्यू, आपसे पूछा जा रहा है tan थीटा का वैल्यू। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, tan थीटा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, +-√3, क्या हो जाएगा, +-√3 हो जाएगा। तो ऑप्शन चेक कर लेंगे, tan थीटा इक्वल टू +-√3, तो क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 7th की ओर। नंबर 7 में पढ़िएगा क्या लिखा जा रहा है कि इफ़ y इज इक्वल टू √x, तो देन dy/dx एट x इक्वल टू 2। तो dy/dx का वैल्यू बताना है एट x इक्वल टू 2 पे। ये डिफ्रेंशिएशन का क्वेश्चन हो गया। तो सबसे पहले इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इतना बड़े को डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल का काम है। तो इसको तोड़ेंगे तो √x अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका x हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका √x अप टू इन्फिनिटी तक। तो ये देख सकते हैं ये क्या है, y के बराबर है। तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इंटू वाई, एक y से एक y कट जाएगा, तो y इक्वल टू x क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें वैल्यू मिल गया है, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे, dy/dx कर देंगे। तो dy/dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो dy/dx क्या है, x पे डिपेंडेंट ही नहीं है, तो dy/dx एट x इक्वल टू 2 या फिर x इक्वल टू कुछ भी रहे, हमेशा वैल्यू क्या देगा आपका, 1 ही देगा, ठीक है। हमेशा x इक्वल टू क्या देगा आपको, 1 ही देगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि x पे डिपेंडेंट ही नहीं है, तो x का वैल्यू कुछ भी डाल दे, आप 2 डाल दे, 3 डाल दे, कुछ भी डाल दे, वैल्यू हमेशा 1 देगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। नंबर 8 में पढ़िएगा द पीरियड ऑफ cos 5 थीटा प्लस 4, ठीक है। आपसे cos 5 थीटा प्लस 4 का पीरियड पूछा जा रहा है। देखिए आपने पढ़ा होगा पहले से किसी भी फंक्शंस के पीरियड को कैसे पता करते हैं। जैसे आपका पीरियड वह होता है कि जिस इंटरवल के बाद हमारा फंक्शन क्या हो, रिपीट कर रहा हो। जैसे कि आपने cos के बारे में पढ़ा होगा, cos का ग्राफ आपने पढ़ा होगा। तो देखिए cos का जो ग्राफ होता है वो क्या होता, कैसा होता है, तो वो इस प्रकार से होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, इस प्रकार से ऐसे ऐसे जाता है, ठीक है। तो ये आपका पाई होता है, ये क्या होता है आपका π/2, ये पाई, ये 3π/2, और ये क्या होता है आपका 2π। देख सकते हैं कि 2π के बाद जो है हमारा ग्राफ फिर से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर इसी तरह जाएगा आगे तक, कहाँ तक, फिर इसी तरह आगे तक जाएगा। तो cos का जो पीरियड होता है, ठीक है, cos का जो पीरियड होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं अच्छे से थोड़ा सा, cos का जो पीरियड होता है वो क्या होता है, 2π होता है, क्योंकि 2π इंटरवल के बाद क्या होता है वो रिपीट होता है। उसी प्रकार से sin x का जो पीरियड होता है ये भी क्या होता है आपका 2π ही होता है, ठीक है। ये भी क्या होता है, 2π ही होता है। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे हम आपको कुछ चीज़ बताने वाले हैं, उसको नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। नोट करके लिखिएगा यहाँ पे पहले में कि जो फंक्शन कोई एफ एक्स फंक्शन हो, ठीक है, इफ अ फंक्शन एफ एक्स इज पीरियड विथ टी, ठीक है। मान लेते हैं कोई फंक्शन एफ एक्स है, एफ एक्स क्या है, फंक्शन है जो कि पीरियोडिक है, कहाँ पे, टी पे, क्या है, टी पे क्या है, पीरियोडिक, यानी टी पे क्या हो रहा है वो रिपीटेशन कर रहा है। तो अगर कोई फंक्शन में एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी कर दे, यानी इस फंक्शन में समथिंग से मल्टीप्लाई करके उसमें कुछ जोड़ दे, तो इस फंक्शन का जो पीरियड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, टी में क्या करते हैं, जिस फंक्शन से मल्टीप्लाई होता है उससे क्या करते हैं हम डिवाइड कर देते हैं। तो इस फंक्शन का पीरियड क्या हो जाएगा, टी ऑफ मॉड ऑफ ए, यानी ये जो फंक्शन जिसे हम मल्टीप्लाई कर दिए हैं उससे उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये नए फंक्शन का हमारा पीरियड हो जाएगा। एडिशन करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन जो होगा तो उससे क्या करेंगे हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब चलिए इस फंक्शन में आप देख सकते हैं, इस फंक्शन में हमारा
जो कॉस 5 थीटा प्लस 4 है, आपने पढ़ा होगा कि हमने अभी तुरंत बताया कि कॉस थीटा जो होता है वो 2 पाई इंटरवल पे रिपीट करता है, तो उसका पीरियड क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का जो पीरियड होगा, कॉस थीटा का वो पीरियड कितना हो जाएगा आपका 2 पाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कॉस 5 थीटा प्लस 4 है, यानी यहाँ पे होगा 2 पाई और ये जो थीटा है के बगल में जो कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 5 क्या हो जाएगा, इसका पीरियड हो जाएगा। ठीक है, अब आंसर मैच कीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यानी जिस टर्म से मल्टीप्लाई हुआ है उस टर्म से क्या करेंगे हम, उसके पीरियड में डिवाइड कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, दिए हुए फंक्शंस का पीरियड हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका होता है इसको बनाने का। आंसर क्या हो गया 2 पाई बाई 5, क्या हो गया 2 पाई बाई 5, समझ में आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। नंबर 9 में लिखा है कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/2। ठीक है, -1/2 का आपसे प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू आपसे पूछ रहा है -1/2 का, तो सिंपल सा बात है कि प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है तो आप इसको कैसे फाइंड कीजिएगा। चलिए, आपसे इसका प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है तो हम कैसे निकालेंगे, तो आपको पता होगा कि कॉस इनवर्स, ठीक है, -1/2 का अगर आपसे प्रिंसिपल वैल्यू पूछे तो आप क्या करते हैं, पाई में से क्या करते हैं, कॉस इनवर्स जो ये आपका वैल्यू होता है उसको घटा लेते हैं। तो ये क्या होता है 1/2 को हम क्या करते हैं, घटा लेते हैं, क्योंकि इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो आपके 0 से पाई के बीच में लाई करता है, तो इसका आंसर हम पाई में से इस वैल्यू को घटाते हैं, वही हमारा क्या होता है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू होता है। ठीक है, तो पाई में से क्या करेंगे, कॉस इनवर्स 1/2 को घटाएंगे, तो कॉस इनवर्स 1/2 किसका होता है, तो कॉस इनवर्स 1/2 जो होता है आपका 60 डिग्री का होता है। क्या होता है 60 डिग्री का होता है, तो क्या किया हमने पाई/3 से इसको हमने माइनस कर दिया, तो ये घटक के कितना हो जाएगा 2 पाई/3 हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स -1/2 का जो प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 2 पाई/3। आंसर मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये क्या होता है आपका कॉस इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू होता है, समझ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, पढ़िए नंबर 10 में क्या लिखा जा रहा है कि इफ f(x = x³ + 2x² - 1 इज इंक्रीजिंग इन। आपसे फंक्शन f(x = x³ + 2x² - 1 इज इंक्रीजिंग, यानी ये कहाँ पे वर्धमान होगा, यानी कहाँ पे इंक्रीजिंग करेगा, आपसे यह पूछा जा रहा है, यानी किस इंटरवल में ये हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग निकालने के लिए हम क्या करते हैं बताइए। कोई फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग तभी होता है जब f(x) जो होता है वो ग्रेटर देन क्या होता है 0 के बराबर होता है। ठीक है, आप इक्वल टू भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग तभी होगा जब फंक्शन हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फंक्शन को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर करेंगे और देखेंगे कि हमारा फंक्शन किस किस इंटरवल में पॉजिटिव है, उसी पॉजिटिव इंटरवल में हमारा फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। तो चलिए चेक कर लेते हैं हमारा फंक्शन क्या है। एक्चुअल में f(x) नहीं f'(x) निकालना चाहिए। ठीक है हमें, तो f(x) का वैल्यू कितना है, x³ है -2x² + 2x² - 1 = ठीक है, ये हमारा फंक्शन क्या हो गया f(x) हो गया। हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का f'(x) निकालेंगे। ठीक है, f'(x) निकालेंगे, तो चलिए निकालते हैं। तो ये आपका हो गया 3x² प्लस में 4x, ये क्या हो गया आपका 1 तो कांस्टेंट है, ये आपका 0 हो गया। हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालने के लिए f'(x) क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो f'(x) का वैल्यू कितना है आपका 3x² प्लस 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 3x + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, हम क्या करेंगे, उसको इतना करने के बाद इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, आप एक और तरीका होता है इसका डबल डेरिवेटिव से, यानी इसका दोबारा डिफरेंशिएट कीजिए और वहाँ पे देख लीजिए कि हमारा किस किस पॉइंट पे ये फंक्शन हमारा क्या है, इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। आपको जब भी इंटरवल के बारे में बात कहा जाए कि किस इंटरवल में हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, तो आपको इसी तरीका को अपनाना पड़ेगा। ठीक है, आप जो तरीका हम बता रहे हैं इसे हम साइन स्कीम मेथड के नाम से जानते हैं। इसी साइन स्कीम मेथड से क्या करते हैं, हम फंक्शन के इंटरवल को निकालते हैं कि हमारा फंक्शन किस इंटरवल में पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि किस इंटरवल में हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग निकालने के लिए क्या करते हैं, हम f'(x) को क्या करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमें x का वैल्यू 2 मिला। x का वैल्यू क्या क्या मिला हमें, x का वैल्यू 2 मिल रहा है। एक वैल्यू क्या है आपका एक वैल्यू आपका x = 0 और दूसरा वैल्यू क्या है आपका x = -4/3। तो हमने क्या किया, -4/3 और 0 को हमने नंबर लाइन पर प्लॉट कर लिया। देन फिर हमें चेक करना है कि 0 के बाद वैल्यू क्या आता है, तो 0 के बाद 1 आता है। ठीक है, तो 0 के बाद 0 पॉइंट समथिंग भी आता है, लेकिन नहीं, हम इंटीजर वैल्यू लेंगे ताकि हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या हो, शॉर्ट हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे 1 ले रहे हैं और इस 1 को क्या करेंगे, हम इस वैल्यू में डाल कर देखेंगे कि हमारा फंक्शन जो है ये
पॉजिटिव आ रहा है या फिर निगेटिव आ रहा है। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे अगर हम 1 डालेंगे तो देख सकते हैं ये भी 1 हो जाएगा और ये आपका 3 + 4 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। यानी हमारा फंक्शन क्या है पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे पॉजिटिव साइन लिख देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे उसके बगल में निगेटिव लिखेंगे फिर पॉजिटिव लिखेंगे, यानी अल्टरनेट चलाएंगे। अगर एक हमें पॉजिटिव मिल चुका है तो दूसरा निगेटिव फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव पॉजिटिव, इसी तरह आगे चलता रहेगा, ठीक है। कहीं कहीं पे ये रूल आपका ब्रेक भी होता है कुछ कंडीशन में, जब हमारा क्या हो आपके इवन नंबर टाइम्स कोई हमारा नंबर आ जाए, यानी x = 2 जो है, अगर मान लेते हैं x = 2 अगर हमारा 2 बार आ जाएगा तो वहाँ पे हमारा ये जो इंटरवल होता है अल्टरनेट का प्लस माइनस ये वहाँ पे ब्रेक कर जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो आप सिंपल एक को निकाल लीजिए प्लस, तो दूसरा क्या माइनस आएगा, फिर तीसरा भी आपका प्लस आएगा, ठीक है। प्लस माइनस इस तरह अप टू आगे तक चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा फंक्शन क्या है, इस इंटरवल में क्या है हमारा इंक्रीजिंग है, इस इंटरवल में क्या है हमारा इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, इस इंटरवल में क्या हो गया हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है, हमारा जो फंक्शन कौन सा है f(x) है, वो क्या है इंक्रीजिंग है। कहाँ से कहाँ तक, तो हमारा f(x) जो इंक्रीजिंग होगा वो कहाँ से -∞ से -4/3 यूनियन क्या है आपका 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी। तो ये क्या होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, चेक कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आप यहाँ पे = का साइन भी ले सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे नहीं लिया गया है तो आप इसको नहीं लीजिए, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस को हम बनाते हैं। शायद आपको अच्छे तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस को समझाया है और आपको बताया है। ये सभी क्वेश्चंस आपके कंसेप्ट को अच्छे खासे बिल्डअप किए होंगे, और आपके पास जो भी बुक्स है उन बुक्स को बनाइए और देखिए क्या आपको ये बताया गया कंसेप्ट हमारे आपको वहाँ पे हेल्प कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।